जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello and good evening to everyone. Welcome to the YouTube channel of Pahuja Law Academy. I am Ashin Goyal, your friend and mentor. आज हम फिर से आपके पास लेके आए हैं एक लीगल वैकेंसी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नोटिफाई की गई है। ये वैकेंसी है लीगल क्लर्कशिप की। लॉ क्लर्कशिप आपने सुना होगा, उसकी वैकेंसी है। 10 जनवरी को ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई की है। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, लॉ क्लर्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, फॉर्म भरने की फर्स्ट एंड लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सिलेबस एंड थ्रेडबेयर चीज़ें सब कुछ डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द नोटिफिकेशन, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट सेल ने निकाली है 10 जनवरी को, यानी परसों ये नोटिफिकेशन आई है। टाइटल क्या है इसका? एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अब एक दो चीज़ों को आप ध्यान में रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग अपने फाइनल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन में या 3 ईयर या 5 ईयर लॉ में, वो एलिजिबल है इसके लिए, वो भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये एंटायर एम्प्लॉयमेंट आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म के लिए होती है, प्रॉबेबली 1 ईयर, और बाद में एक्सटेंडेबल होती है डिस्क्रिशन पे। एंड अगर आपको ये एग्जाम के बेसिस पे आप क्लियर कर लेते हो तो आपको मंथली सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड 80,000 रुपीज़। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में सारे का सारा। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने इनवाइट किए हैं फॉर दिस लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट। ये आपकी डिजिग्नेशन होती है, ये आपकी पोस्ट होती है, इस चीज़ के लिए एग्जाम होता है। अब रेलिवेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं आपके लिए पढ़ने के लिए। इस बारी कितनी टोटल 90 सीट्स आई हैं पूरे, उसमें 90 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा बेसिस जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट होती है आपकी इनिशियली लिखते हैं ऑन अ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 80,000 पर मंथ फॉर द असाइनमेंट टर्म ऑफ 25-26। सो आपने देखा इस बारी टोटल 90 सीट्स आई हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होता है पहले इनिशियली, एंड 80,000 रुपीज़ आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। एंड जो असाइनमेंट ईयर आपका वो बेसिकली जून 25 से लेके मई 26 तक चलता है, ये स्टैंडर्ड चलता है। नेक्स्ट आगे लिखा है सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हम अभी देखेंगे। आगे क्या लिखा है? इट इज़ अ फुल टाइम असाइनमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। सो पार्ट टाइम जॉब नहीं आपकी कि आप आधा टाइम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधा टाइम टीचिंग जॉब कर रहे हैं, आधा टाइम सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क है। ये फुल टाइम असाइनमेंट आपका पूरे दिन की जॉब होगी और कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, परमानेंट पोस्ट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। It will not confer any right on the selected candidates to claim regular appointment continuance in service in the Supreme Court of India. So contractual का मतलब ही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगी, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आपकी जो वो जॉब टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिकली बोल्ड लेटर्स में लिखा है A law clerk will not accept any other assignment during their assignment term as law clerk. They shall not practice as an advocate in any court of law during the course of their assignment term as law clerk. इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आप आज के डेट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं एंड आप इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपका उन 90 कैंडिडेट्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो जितना टाइम आप इस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में रहेंगे एज अ लॉ क्लर्क, उस टाइम पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपनी। स्पेसिफिकली लिखे है दे शैल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर असाइनमेंट टर्म्स एज लॉ क्लर्क। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, बिकॉज फुल टाइम जॉब है और सिर्फ आपको लॉ क्लर्क का काम ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वालिफिकेशंस पे। 2 सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस है और है यहाँ पे ऑब्वियसली। पहला क्या है, जो कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं दे मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट। आपने 3 ईयर या 5 ईयर कोई भी लॉ किया हुआ है, आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एलिजिबल होने के लिए। पूरा पढ़ते हैं, द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट, हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ 3 ईयर्स आपकी, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ 5 ईयर्स फ्रॉम एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सो सिंपली आपने 3 ईयर या 5 ईयर लॉ की हुई है, आप लॉ ग्रेजुएट है। सेकंड क्या लिख रहा है? The candidate studying in the 5th year of 5-year integrated course or the 3rd year of 3-year law course after graduation in any stream will also be eligible.
सब्जेक्ट टू क्लॉज लगाया गया है यहाँ पे छोटा सा, कि सब्जेक्ट टू में क्या लिखा गया है कि जब आपकी ये जॉब शुरू होगी, मे बी जून या जुलाई में शुरू होगी, उस टाइम पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने चाहिए। सब्जेक्ट टू फर्निशिंग proof of acquiring law qualification before taking up the assignment as law clerk. So लॉ क्लर्क की तरह आप असाइन होने से पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए। सो अगर आप आज की डेट में अपने 3 ईयर लॉ के 6 सेमेस्टर में या अपने 5 ईयर लॉ के 10 सेमेस्टर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी असाइनमेंट या आपकी सिलेक्शन इस प्रोवाइजो पे बेसिस है कि अगर आपका असाइनमेंट सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद आपको लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे। ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। आप ग्रेजुएट हो सकते हैं या फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये एक जनरल क्वालिफिकेशन है, the candidate must have research and analytical skills, writing abilities, knowledge of computers, retrieval of desired information from various search engines। कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपके रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करनी है, वहाँ पे कुछ कंपाइलेशंस करनी है, केसेस ढूंढने हैं, ब्रीफ्स बनाने हैं, ये सब काम होता है आपका। तो आपको ये सब वेबसाइट्स चलाने आने चाहिए। तो जनरली हम अपने लॉ ग्रेजुएशन डिग्री में इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, तो हमें आते होते हैं। अब मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स है, ये आपका एज लिमिट है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन पे। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक और नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन और सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन 3 phases। पार्ट 1 है आपका MCQ बेस्ड होता है, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एंड देन पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होता है, एंड पार्ट 3 आपका इंटरव्यू होता है। इस चीज़ को समझिए। अब सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क बनने के लिए 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। पार्ट 1 MCQ, पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस की तरह, एंड पार्ट 3 इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जैसे जुडिशियल एग्जाम्स में पहले पार्ट 1 होते हैं, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो पार्ट 2 अपेयर करेंगे, एंड जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो पार्ट 3 में जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है आपका सेम डे पे होगा। ये आगे लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको। पार्ट 1 MCQ बेस्ड पेपर और पार्ट 2 आपका मेंस रिटन पेपर सेम दिन होगा, सुबह और शाम की सेशंस में। इन दोनों के बेसिस पे क्यूमुलेटिव इंटरव्यू के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, यानी इंटरव्यू के बाद देन 90 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है। ये डिफरेंस है। आगे लिखा है डिटेल्स ऑफ द पैटर्न, वो अलग नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, वो हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शैल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशंस। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एंड ये आपकी सिटीज दी हैं जहाँ जहाँ पे पेपर होगा आपका। ये नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर बढ़ा सकते हैं ऑब्वियसली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 जनवरी को इसकी नोटिफिकेशन आई है, एंड इसमें एग्ज़ाम डेट भी आपकी दी हुई है। इस एग्ज़ाम डेट को प्लीज़ ध्यान दीजिए। 9 मार्च को आपका इसका पेपर है, पहले दी हुई है, वहाँ पे कुछ सस्पेंस या हिडन फैक्टर नहीं है। 9 मार्च 2025 को आपका सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क का पेपर शेड्यूल्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। रिटन एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विद एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट टू बी हेल्ड ऑन 9 मार्च 2025। पार्ट 1 आपका ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, एंड जो पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, एंड आपको एक शीट दी जाएगी मेंस की तरह प्रॉपर, उसको आप पे आंसर लिखने। मैं फिर से बता देता हूँ, 9 मार्च को आपका पेपर है। पार्ट 1 जो आपका MCQ बेस्ड पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसी दिन शाम को आपका पार्ट 2 मेंस का एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन। उसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर है आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, आपको उस आंसर शीट में पेन से आंसर लिखना है आपके। यहाँ सिंपली लिखा है पेन पेपर मोड में आपको आंसर लिखना है। ये क्लियर होगा आई गेस। सो 9 मार्च को आपका एग्जाम है, इस चीज़ को ध्यान रखिए प्लीज़। उसके बाद देन अगेन मॉडल आंसर्स की अपलोड कर दी जाएंगी, या ना आप उस पर ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। आगे क्या है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। 14 जनवरी से आपका एप्लीकेशंस आप फिलअप कर सकते हो। आज हमारे पास 12 जनवरी है,
10th जनवरी को नोटिफिकेशन आया है। 14th जनवरी से इसके जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएंगे। आप 14th जनवरी से एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़ प्लस एनी बैंक चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे। सो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरनी है। 14 तारीख से इसकी एप्लीकेशन आउट हो जाएगी। 500 रुपीज़ फीस है। एंड 14th जनवरी से लेके 7th फरवरी तक आप इसकी फॉर्म भर सकते हैं। 10 तारीख को नोटिफिकेशन आई है। 14th जनवरी से एप्लीकेशन भर सकते हैं आप। 7th फेब लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की। एंड 9th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है। इन टाइमलाइंस को ध्यान में रखना प्लीज़। उसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें। अब हम चलते हैं इसके पैटर्न पे कि सिलेबस क्या आता है सबसे इम्पोर्टेंट, एंड पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, वो बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने उसमें बताया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। अब सीधा यहाँ चलते हैं, फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर्मेट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पार्ट 1 फिर पार्ट 2 और इंटरव्यू सबका बताया हुआ है। धीरे धीरे हम समझेंगे क्या कुछ है ये। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs। इसको ध्यान में रखना, ऑफ 1 मार्क ईच टू बी डन इन 2.5 hours। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखना। आपका जो पार्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट है, 100 MCQs होंगे आज उसमें आपके 1 मार्क्स ईच का, मतलब 100 × 1 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे। एंड 2.5 hour 2.5 घंटे में आपको वो पेपर अपीयर करना होगा ये सब। उसके बाद फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। पहली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होगी आपके पास, अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा सिंपली आपको इंग्लिश में। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे पैसेज में से जो आपको मार्क करने होंगे। सो सिंपली फर्स्ट आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा 100 मार्क्स के पेपर में, MCQ वाले में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसमें से आंसर्स डिराइव करेंगे। नीचे उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए होंगे पैसेज के बेसिस पे, एंड आपको उनको आंसर करना है वहाँ पे MCQ बेस्ड में। दिस इज ईजी इनफ, ये मैनेजेबल आराम से। नेक्स्ट सेकेंड क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चंस, टेस्टिंग द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ। अब यहाँ पे सिलेबस दिया आपको छोटा सा, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। तो उसके बाद लॉ के क्वेश्चंस आएंगे आपके, एनालिटिकल हो सकते हैं, बेयरक बेस्ड भी हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल, सब तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उनका पर्पस क्या है सुप्रीम कोर्ट के रिक्रूटमेंट सेल का, कि आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉ चेक करेंगे वो। सब्जेक्ट्स क्या क्या है मैं आपको दूसरे कलर से मार्क करके देता हूँ। हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये पुराना सिलेबस है, 2024 में आया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे BNSS आएगा आपको, यहाँ पे BNS आएगा आपको, एंड यहाँ पे आपको BSA आएगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं आपको इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद CRPC BNSS, IPC BNS और एविडेंस एक्ट BSA। ये 6 सब्जेक्ट्स आएंगे आपको प्री के पेपर में, इसका ध्यान रखिए प्लीज। नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस इन लास्ट 1 year। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पर्पस क्या है कि आपको सिर्फ स्टैटिकली लॉ पता नहीं होना चाहिए, आपको डायनामिक एस्पेक्ट भी लॉ का पता होना चाहिए, कि कोई रिसेंट जजमेंट आई है 1 साल में, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुई है लीगल फील्ड में, कुछ नया एक्ट आया है, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस इन लास्ट 1 year। अब सिंस इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ऑब्वियसली ये रूल नहीं है, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। इट्स नॉट नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप तुक्के भी लगा सकते हैं। सो 100 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच के, 100 मार्क्स के हो गए। जो आपका इनकरेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। तो जो आप क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के जाएंगे उसके लिए नेगेटिव नहीं होगा, जो आपके इनकरेक्ट आंसर्स होंगे उनके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। MCQ शैल इंक्लूड रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ द स्टैट्यूट वेरेबल नेसेसरी। सो
यहाँ पे आपकी क्रैमिंग पावर्स को बहुत ज़्यादा चेक नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल का पर्पस होता है कि आप एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे नीचे लिखा है एमसीक्यूज शैल इंक्लूड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट वेरेबल नेसेसरी। तो कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लॉ की प्रोविजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे प्रोविजन दी जाएगी आपके, और बाद में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा वहाँ पे। इसका कुछ लास्ट ईयर पेपर होते हैं, वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आते थे। अब ये हमने डिस्कस किया, बेसिकली प्रीलिम्स बोल सकते हो या पेपर 1 बोल सकते हो आप। पार्ट 1 जो सेम डे सुबह होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड। पेपर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है, एंड इसमें ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब्जेक्ट्स आएंगे, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको करके जाना है। देन पार्ट 2 आपका उसी दिन शाम को जो आपका पेपर होगा, पार्ट 1 था हमारा 2.5 घंटे का, पार्ट 2 आपका होगा 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे का, इंक्लूडिंग 30 मिनट्स रीडिंग टाइम। सो आपको 3.5 घंटे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिसमें से आपके 30 मिनट्स रीडिंग टाइम होंगे, एंड बाकी 3 आवर्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी वेटेज है 300 मार्क्स। पेपर 1 की 100 है, इसकी 300 मार्क्स, 3.5 घंटे का पेपर है। अब इसमें क्वेश्चन के टाइप्स कैसे हैं ये बताता हूँ। दिस इज एन लाइक वेरी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जुडिशरी एग्जाम्स और कहीं काम नहीं आते हैं, एक्सक्लूसिवली यहीं पे आते हैं जैसे। एंड इनका पर्पस क्या पूछने का कि जो आप काम करेंगे एज ए लॉ क्लर्क या रिसर्च असिस्टेंट, उन्हीं बेसिस पे आपको पेपर में कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगी कि जैसे आप जब भी किसी ऑनरेबल जज के साथ डिप्यूट होंगे साथ में उनके लॉ क्लर्क बन के, तो वहाँ पे आपका काम क्या होता है कि ब्रीफ्स बनाने होंगे आपको एसएलपीस के या बड़े बड़े केसेस के, ताकि ऑनरेबल जज उसको रीड कर सकें। उनकी रिसर्च में असिस्टेंस करनी होगी, कोई केस लॉ ढूंढना है, कोई स्टैट्यूट ढूंढना है, कोई इंटरनेशनल लॉ पे पॉइंट ढूंढना है, तो उन्हीं बेसिस पे आपका ये पेपर पूछा जाता है। क्वेश्चन 1 क्या होगा, ब्रीफ प्रिपरेशन। इसमें क्या होगा, दिस क्वेश्चन शैल रिक्वायर द कैंडिडेट टू प्रिपेयर अ ब्रीफ साइनॉप्सिस और प्रेजेंट केस फाइल नो लॉन्गर देन 750 वर्ड्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 साइड्स। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन के रूप में एक एसएलपी या क्रिमिनल या सिविल अपील या रिट पिटिशन, इनकी एक कॉपी दे दी जाएगी। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आपको बता देता हूँ। एक एसएलपी, अपील या रिट पिटिशन दे दी जाएगी, या तो खुद से बना के दे देंगे या कोई भी पुरानी दे देंगे आपको उस एसएलपी, अपील या रिट का एक ब्रीफ बनाना होगा। आपको पूरी की पूरी गो थ्रू करनी होगी, आपको गो थ्रू करनी होगी, एंड ये चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी आपको उसमें। सॉरी आपको एसएलपी का ब्रीफ बनाना होगा, 2 साइड्स, एक जो हमारा सिंगल पेज होता है उसकी 2 साइड्स पे, बहुत बड़ा नहीं, 750 वर्ड्स में। इन्होंने ये पैरामीटर्स भी बता रखे हैं कि उस क्वेश्चन में हम एग्जैक्टली क्या देखना चाहेंगे आंसर में। एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू आइडेंटिफाई एंड मार्शल द रेलिवेंट फैक्ट्स, तो आपको फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे उस पूरी में से। लीगल इश्यूज ढूंढने पड़ेंगे सेकेंडली। देन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इश्यूज डन बाय द हाई कोर्ट एंड द इम्प्यूग्ड डिसीजन, रेशियो ऑफ द इम्प्यूग्ड डिसीजन, relevant grounds before the Supreme Court, ability to condense information and structure document logically and G brevity। So simple समझते हैं कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील फाइल होती है, सिविल या क्रिमिनल, तो वो अपील कहाँ से, हाई कोर्ट से आई है आपके पास, तो हाई कोर्ट का एक जजमेंट होगा, एंड उस जजमेंट के बेसिस पे जो पिटिशनर है, एपिलेंट है, वो अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उस अपील में आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे केस में, नॉर्मल सी बात है, फैक्ट्स होते हैं उसमें कि ऐसा ऐसा हुआ था, ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया, फिर पार्टी हाई कोर्ट में अपील में गई, हाई कोर्ट में ये सब इश्यूज थे, हाई कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पे ये डिसीजन दिया, एंड देन इन ग्राउंड्स पे हम सुप्रीम कोर्ट पे अपील करने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील जा रही है, इन बेसिस पे जाती है, तो आपको सिर्फ वही सब चीज़ें, उनका क्रक्स ढूंढना है, आपको रेलिवेंट फैक्ट्स ढूंढने हैं, आंसर में वो लिखने हैं। देन हाई कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज क्या थे, आपको वो लिखने हैं, इश्यूज को हाई कोर्ट ने कैसे डील किया, एंड हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, आपको वो लिखना है, एंड जो डिसीजन इम्प्यूग्ड है, जो चैलेंज कर रहे हैं, उसका रेशियो लिखना है, एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील के ग्राउंड्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको उस ब्रीफ में लिखनी है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की बिफोर हैंड एग्जाम से पहले, अगर आप अपील्स वगैरह पढ़ के जाएंगे प्रॉपर, तो आपको ये कर सकते हैं एग्जाम में। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको।
दिस वॉज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 में क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ अ ड्राफ्ट रिसर्च मेमो. Draft research memo. In this question, the candidate will be provided with a brief factual dispute, relevant statutes and precedents to decide the dispute, along with certain irrelevant decisions which modify the line of precedent. Candidate would be required to formulate a draft recent memo not longer than 500-750 words. 75 मार्क्स का होगा ये आपका. अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको एक मेमो आपको एक रिसर्च का एक दिखाना पड़ेगा मेमो बना के. क्या होगा उसमें, आपके क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दे दी जाएगी बहुत लंबी सी, सीपीसी की या सीआरपीसी या क्रिमिनल लॉ की, कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ. उसमें आपको इश्यूज रिड्यूस करने पड़ेंगे. इश्यूज के बाद आपको एक मतलब आंसर लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से लॉ अप्लाई करके उस इशू में क्या क्या डिसीजन बन सकता है. आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, रेलिवेंट स्टैट्यूट दिए जाएंगे, कुछ पुराने प्रेसिडेंट्स दिए जाएंगे, एंड उन सब के बेसिस पे आपको एक आंसर लिखना है उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए. ये आप कर सकते हैं. जो हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं ज़्यादातर लोग ये चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं रूटीन में. अब इसमें पैरामीटर्स क्या हैं जज करने के आंसर को? एबिलिटी टू यूज़ लीगल रेलिवेंट लीगल सोर्सेस, यूज़ ऑफ लीगल लैंग्वेज, एक्सपोजिशन ऑफ द लॉ, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ टू द फैक्ट्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओपिनियन. तो जो आप आंसर लिखेंगे अपना 2 पेज में, आपको इश्यूज लिखने हैं, आपको उन इश्यूज पे करेक्ट लॉ अप्लाई करना है, एंड फैक्ट्स एंड लॉ को अप्रिशिएट करना है. अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स करना है आपको कि इन लॉ के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ऐसा होना चाहिए, एंड जिनका बेस्ट आंसर होगा वो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सिंपली आपकी एप्लीकेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ चेक होगी इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट है एनालिटिकल क्वेश्चन. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका एनालिटिकल क्वेश्चन. In this question, a candidate shall be required to answer 1 out of 5 analytical questions in almost 400-500 words. तो आपको एक 5 सवाल दिए जाएंगे मिक्स किसी भी लॉ में से, एक कॉन्ट्रैक्ट से आ गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन से, एक सीआरपीसी से, एक सीपीसी से. इन 5 में से आपको एक आंसर करना है. ये भी मेनली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं. सो आपको एक आंसर लिखना है. सपोज एक क्वेश्चन आपका डाइंग डिक्लेरेशन के फैक्ट्स पे आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के फैक्ट्स पे आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 167 सीआरपीसी से आ जाता है, एंड एक आधा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाता है. ऑलमोस्ट सब फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इनका आंसर लिखना है सिंपली. वो आपका एनालिटिकल स्किल चेक करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और उसका प्रॉपर आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं. अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं जज करने के इस क्वेश्चन को? Presentation, development of an argument through reasons and appropriate examples, coherence and structure of the answers, sentence construction and grammar. तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मेंस के आंसर्स लिखते हैं तो सिमिलर चीज़ है यहाँ पे. तो पेपर 2 में आपका जो पार्ट 2 है, सेम डे होगा आपका मेंस वाला, उसमें ये 3 चीज़ें आएंगी. इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता. तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके एक बार ही साथ साथ में, इट्स अ गुड इनकम सोर्स फॉर द टाइम बिंग, आप उसको अर्न कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स पे. रिजल्ट्स कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे. अब पहले लिखा है जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, या कट ऑफ उससे ऊपर जो भी जा सकती है. ठीक है, तो पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का है, तो 100 में से मिनिमम आपको 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे, या कट ऑफ जो भी जा रही है. सपोज कट ऑफ 55 है तो उस हिसाब से. और अगर आपके 40% से नीचे आ रहे हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा. मे बी स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. एग्जामिनेशन बोर्ड आपके पार्ट 2 को असेस नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं. देन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर पार्ट 2, a candidate needs to secure minimum 50% marks or such cutoff as may be specified. तो पार्ट 2 में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे. आफ्टर असेसमेंट ऑफ आंसर शीट्स ऑफ पार्ट 2, रजिस्ट्री शैल प्रिपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स. अब इसमें जो मार्क्स बनेंगे आपके, स्कोर बनेगा पेपर 1, पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड स्कोर बनेगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए. ये प्रोसेस है आपका. इंडिविजुअल स्कोर्स आपके पोर्टल पे आपको शो होंगे जहाँ पे आपने रजिस्टर किया हुआ है. आगे क्या लिखा? अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट 1 एंड, दोनों के स्कोर्स क्यूमुलेट होंगे पार्ट 2
who are to be considered for the interview along with the cutoff shall be published on the website of the Supreme Court. तो जब आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रॉपरली चेक हो जाएंगे, एक क्यूमुलेटिव मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट आपके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी एंड जो लिखा होगा ये कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है, वो लिस्ट आपको दिख जाएगी वहाँ पे. देन कैंडिडेट उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इसका, वो प्रोबेबली ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेते हैं. उसके बाद द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू वुड बी आस्क्ड टू सबमिट अ प्रेफरेंस, कि जो कैंडिडेट उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे उनसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि कौन से जजेस के साथ वो काम करना चाहते हैं. मान लीजिए उनसे 5 जजेस की सीक्वेंस मान ली जाएंगी कि आप बता दो आप किन के साथ काम करना चाहते हो, तो प्रेफरेंस के बेसिस पे बाद में अलॉटमेंट हो जाती है ऑनरेबल जजेस के साथ. ये आपका प्रोसेस है, ये पैटर्न है इस पेपर का. आई होप ये क्लियर होगा आपको. ये जो दोनों पीडीएफ्स हैं मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं. फिर से पैटर्न को आप अच्छे से देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो आप असेस कर सकते हैं. इसकी जो टाइमलाइन है इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए. 10 जनवरी को आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी, 14 जनवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होंगे, 7 फरवरी को लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की एंड 9 मार्च को आपका पेपर है. सो यू हैव लेस देन 2 months आज के डेट में, बट स्टिल इट इज़ अ हैंडसम टाइम इस पेपर के लिए तैयार करने के लिए. आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए. इट विल हेल्प यू इन ऑल दी अरीनाज. अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई और लीगल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आएगी. सो इट्स एन एंडेवर. आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कीजिए, पढ़िए. जो लॉयर्स हैं उनके लिए भी एक रिसर्च स्किल्स में बहुत हेल्प करेगा ये काम पेपर आपका. एंड आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द थिंग्स इन दिस नोटिफिकेशन. सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. Subscribe for more content.